हेलो एवरीवन। आई होप लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो आपको कराई गई थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी और उसके बेस पर आपने कुछ प्रॉब्लम्स की होंगी। बेटा अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खुद से करोगे तो बेटर होता है, और जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे। फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका यही है कि आप उसके बेस पर जितनी प्रॉब्लम्स हों उतनी करो। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा एक छोटा टॉपिक, आज हम करेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को बेटा हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे मेजर करने के हमारे डिफरेंट तरीके होते हैं। इक्विवेलेंट मास आपको कुछ केसेस में, कुछ कैलकुलेशंस में लर्न निकालना होता है, इसलिए आज सिर्फ ये टॉपिक, छोटा टॉपिक हम करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास एक्चुअल में होता क्या है? मैं अगर इसे डिफाइन करूं तो इट इज द mass of any substance, mass of any substance which combine which combine with or displace 1.008 mass of hydrogen या 8 parts of mass of oxygen, या फिर कह लीजिए 35.5 parts by mass of chlorine। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास वो मास है जो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट ऑफ मास बाय मास को, या फिर 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को, या 35.5 मास ऑफ क्लोरीन को उसकी कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है, वो उसका मास होता है। सुन मेरी बात। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं रिएक्शन करा रहा हूं Zn प्लस H2SO4। ओके। Zn और हमें पता है कि Zn जो है इसे रिप्लेस करके Zn की ZnHO4 प्लस H2 का फॉर्मेशन करेगा। यस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन के 2 पार्ट जो है वो रिप्लेस कर रहा है जिंक का 1 पार्ट। यस। यानी 2 atoms of hydrogen replaced by 1 atom of zinc। तो ये चीज बेटा ध्यान से देखने वाली बात है कि 2 एटम है तो उसका मास कितना हुआ? 2। यानी 2 पार्ट्स बाय मास रिप्लेस बाय 65 पार्ट्स बाय मास ऑफ जिंक। यस, क्लियर हो गया। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, इक्विवेलेंट मास होगा 65/2 यानी 32.5। तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इन दिस केस, इज इन दिस रिएक्शन। आपको याद रखना है कि आपका जो कंपाउंड है वो डिफरेंट मैनर में डिफरेंट इक्विवेलेंट मास शो कर सकता है। तो जिंक का हो गया। अगर हम यहाँ पर H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालने लगे तो
यहाँ पर क्या हो रहा है, H2SO4 जो है ये तो कंबाइंड होता है या फिर रिप्लेस करता है, जिंक ने रिप्लेस किया है और रिमूव किया है H2SO4 ने, तो वहां पर भी सेम केस आएगा। H2SO4 का जो मोलर मास होता है, मोलिकुलर मास जो H2SO4 का होता है वो होता है 98। तो ये हम कह देंगे 98 पार्ट्स ऑफ मास रिप्लेस करता है दो को, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा 98/2 इक्वल्स टू, एक को कितना करेगा, सीधी बात है, एक को कितना करेगा, एक को, दो को करेगा 98 ने, एक को करेगा 98/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आ जाएगा 49। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास जो आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का एटम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो बेटा। लेकिन इक्विवेलेंट मास तो डिफरेंट मैनर में होता है, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मैनर में निकाल सकते हैं हम। तो फर्स्ट इन टर्म ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, इन टर्म ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो देखो बेटा, अगर एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं हम, किसकी, इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास ऑलवेज बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज एसिडिटी एंड व्हाट इज बेसिसिटी। तो एसिडिटी क्या होती है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस by which it replaces hydrogen from acid। क्लियर, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, रिप्लेस कह लीजिए या फिर रिमूव कह लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ NaOH HCl से करा रहे हैं, तो ये NaCl और H2O का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसके OH की वजह से इसका एक हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस हुआ है, तो इसकी स्ट्रेंथ एसिडिटी कितनी है, NaOH की 1। अगर मैं कहता हूं कि MgOH की होल ट्वाइस HCl को करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करेगा, तो वहां पर दो हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो इसकी बेस एसिडिटी कितनी हुई, 2। तो यही चीज इक्विवेलेंट मास में आते हैं। तो मैं अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालने लगूं NaOH का, तो NaOH का इक्विवेलेंट मास होगा इसका मोलर मास, यानी 40/1 यानी 40। लेकिन MgOH की ऑल ट्वाइस का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना होगा, 25 और 17 दूनी 34, 59/2, क्योंकि दो OH हैं तो दो वही है इसकी, जितने OH होंगे उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो दो कितना जाएगा, 29.5 इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH। क्लियर है। ऐसे ही अगर बेसिसिटी लें बेटा, तो बेसिसिटी क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ acid by which it neutralized बेस को न्यूट्रलाइज करता है। फॉर एग्जांपल HCl के ऊपर वाले रिएक्शन के लिए लेते हैं, HCl ने एक NaOH को रिप्लेस किया है, यस, तो क्या हुआ, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा HCl का, 36.5/1 इक्वल्स टू 36.5। समझ मारी बात। H2SO4 के केस में ले लेते हैं, H2SO4 प्लस NaOH, रिएक्शन क्या बनी बेटा, रिएक्शन बनी है आपकी Na2
SO4 प्लस 2H2O। तो HSO4 के एक मॉलिक्यूल ने 2 OH को रिप्लेस किया है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी, 2। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो 98/2 कर देते हैं, यस, तो 49 आ जाता है। तो इक्विवेलेंट एसिड और बेस का केस ये हो गया। सेकंड टर्म अगर हम लें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट से ले सकते हैं हम। तो साल्ट्स पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस होते हैं, वो इक्विवेलेंट मास होता है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला जो होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट्स E will be equals to molar mass of salt, molar mass of salt upon charge present on पॉजिटिव आयन। कैटायन पर प्रेजेंट चार्ज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम NaCl का ले लेते हैं। NaCl का जो मोलर मास बैठता है सोडियम का 23 और 35.5, तो 58.5 हो गया अपॉन, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये, तो इसका इक्विवेलेंट मास 58.5 हो गया, यस। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट मास लूं MgCl2 का, जो मैंने अभी लिया था, इसका मोलर मास MgCl2 का बनता है 25 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई विद 2, तो 25 प्लस 71 यानी हो गया 96 द मोलर मास ऑफ MgCl2। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 96 अपॉन Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यस, तो ये कितना हो जाएगा 96 का 48 इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2। इज दैट क्लियर? तो इक्विवेलेंट मास हम इजीली निकाल सकते हैं, साल्ट का निकाल सकते हैं, एसिड या बेस का निकाल सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट मास अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की टर्म में लूं तो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट मास को अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू निकालना चाहूं तो वहां मुझे फॉलो करना होगा फैराडे का लॉ। अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूं तो मुझे उसके लिए फैराडे के लॉ पढ़ने होंगे बेटा। फैराडे के 2 लॉ हैं, तो फैराडे के 2 लॉ को पढ़कर हम जब उन्हें कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं हम। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड आप जानते होंगे, जब हम किसी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट लिबरेट होता है, ये कहता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट के लीजिए या मास के लीजिए, अमाउंट liberated on electrode directly proportional to quantity of चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। यानी जो अमाउंट होगा, अगर हम इसे W लें, कैपिटल W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। चार्ज जो होता है Q होता है, और हमें पता है जो चार्ज है आपका वो हमेशा करंट और टाइम के इक्वल होता है, यानी I इंटू T के, जहाँ I जो है आपका वो करंट है और T जो है आपका वो टाइम है। तो इस रिएक्शन को, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखें तो W विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाई विद T, या फिर कह लीजिए W इक्वल्स टू ZIT, जहां पर आपका Z जो है इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। दिस इज द फर्स्ट।
तो W इक्वल टू जेड आई टी, ये आपको याद रखना है। चलिए सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक साथ जोड़ो, सीरीज में जोड़ो, तो उनका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिपॉजिट मास के। क्या कहता है सेकंड लॉ, क्या कहता है बेटा, इफ टू इलेक्ट्रोलिटिक cells joined in a series, then liberated mass will be directly proportional to इक्विवेलेंट मास। कैसे भाई, मान लो ये दो सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, ओके, और दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है, ये चीजें आपको पता है। और इन्हें हम, इसका एनोड इसके कैथोड से, एक का कैथोड इसका एनोड से जोड़ दिया और इसका कैथोड हमने जोड़ दिया बैटरी से, इस तरीके से। अब ये दोनों एक सीरीज में जुड़ गई हैं बेटा। तो ये जब जुड़ी हैं, ये दोनों जब ये जुड़ी हैं, तो इस पर जो लिबरेटेड, इन पर जो लिबरेटेड मास होगा वो इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। अब मान लो ये सेल ए है, ये सेल बी है, तो इस पर जो मास लिबरेट हो रहा है वो ए, लीजिए मास जो लिबरेट हो रहा है ऑन ए वो मान लीजिए W1, और मास लिबरेट ऑन बी वो मान लीजिए W2, और इक्विवेलेंट मास जो होता है वो E1 और E2 के होता है। तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के, और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के, सॉरी। तो मैथमेटिकली जब हम इसे प्रूव करते हैं बेटा, W1 अपॉन W2 ऑलवेज भी इक्वल टू E1 अपॉन E2 के होता है। तो सेकंड लॉ आपका ये शो करता है। और W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, जब हम ये चीज लेते हैं तो आपको ये चीज, आपको ध्यान देने वाली बात है कि W की वैल्यू हमें पता है, तो W1 इक्वल टू हम मान सकते हैं Z1 IT। Z1 आप क्या होगे कि Z1 तो Z तो कांस्टेंट है, तो उसे हम इस तरीके से क्यों ले रहे हैं, देखो I एम्पियर है, करंट है आपका, तो वो तो एक सीरीज में करंट कांस्टेंट रहेगा, पर्टिकुलर टाइम में होगा तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन Z जो है वो हमेशा सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, सब्सटेंस की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, तो Z की वैल्यू डिफरेंट होगी यहाँ पर। तो अगर ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर रखें तो ये आपका बनता है Z1 अपॉन Z2 IT से IT कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 के, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है कि इक्विवेलेंट मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि Z के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। और अगर मैं E को इक्वल करता हूँ Z के, तो E इक्वल्स टू हो जाता है F इंटू Z, जहां पर F जो है फैराडे कांस्टेंट है। F क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट। और F की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 96,500 कुलाम। कितनी, 96,500 कुलाम F की वैल्यू होगी 96,500 कुलाम। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, जब हम दोनों को ऑन कंबाइनिंग टू फॉर्मूला, यानी ऑन कंबाइनिंग टू लॉज, तो W विल बी इक्वल्स टू हो जाता है आपका ZIT
और z की वैल्यू किसके इक्वल है, z की वैल्यू e अपॉन f के इक्वल है। z की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, e अपॉन f इंटू आई टी। तो यहां से आप e की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है भाई आपको? दिस इज द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालना आपको आना चाहिए। दोनों मेथड आपके जो भी हैं वो आपको आने चाहिए। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।